कल मैंने रामायण का ट्रेलर रिव्यू किया था और वो 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर इनफ नहीं था सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन के लिए। उसमें काफ़ी हिडन डिटेल्स थी जो मैंने उसमें कवर नहीं की थी। आज का वीडियो में स्पेशली जब मैंने अब ट्रेलर 4 बार, 5 बार, 6 बार देख लिया है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे फिगर आउट की हैं जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, कैरेक्टर रेफरेंसेस दिए हैं ट्रेलर में, जो एक साधारण तरीके से देखने से पता नहीं चलेगा। सो इस वीडियो में मैं 15 ऐसी चीज़ें बात करूँगा, जो आप ट्रेलर बार-बार भी देखोगे लेकिन आपसे मिस हो जाएँगी, बट मैंने उन्हें फाइंड आउट कर लिया है। ये आप स्नैपशॉट देखो। इसमें ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजा के वॉर का आरंभ कर रहा है। ये कौन है? ये है सुमाली, सुकेशा का बेटा और रावणा का नाना। ये था राक्षस डायनेस्टी का एंसेस्टर। इसको चाहिए था कि राक्षस डायनेस्टी जीते देवा के सामने, और इसने ही देव असुर वॉर में रावण को स्वर्ग पे कब्जा करने के लिए आगे किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था रावणा की जर्नी में, स्पेशली उसको पावरफुल बनाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कि वो तीनों लोक पे राज कैसे कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट ये देखो कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रावणा कुबेर की लंका को हासिल करने जा रहा है, छीनने जा रहा है। आप एस्थेटिक्स देखो। कुबेर की लंका आप देखोगे पूरे वीडियो में, जहाँ वो लड़ रहा है, वो लोगों को गिरा रहा है, लाश पे खड़ा है, वो पूरी वाइट है और उसमें बॉर्डर्स है सोने की, गोल्ड की। बट जब आप यही सीन को अभी आगे जाके जब उसने लंका पे विजय ले ली है, आप देखो जब ये लंका का राजा बन जाता है तब ये डार्क हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल कि कैसे ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि रावण के आने के बाद लंका का बुरा टाइम चालू हुआ, कैसे एक वाइट प्रॉपरली एस्थेटिक सराउंडिंग्स का एक डार्क एस्थेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। ट्रेलर में रावण की एंट्री पे एक और चीज़ नोटिस करने जैसी है कि जब वो आ रहा है और जाके वो साइड में सबको देख के बोलता है कि तुम्हारा नया राजा, तब वो बहुत डार्क है। इट्स लाइक डॉन। अब वो सुबह की शुरुआत नहीं लग रही है, वो लेट शाम लग रही है। बट जैसे ही वो लड़ रहा है, जैसे ही एक नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ वो लात मार के अंदर जा रहा है और सब सिपाहियों से लड़ रहा है जो फॉर्मेशंस में बना के खड़े हैं, उससे ये भी पता चलता है कि कुबेर की जो सेना थी वो कितनी ही स्ट्रेटेजिकल थी। प्लस ये पता चल रहा है कि वो वॉर छोटी नहीं है, वो काफ़ी लंबी चली है। दैट वो शाम से पूरी सुबह की अर्ली मॉर्निंग तक एकदम गोल्डन आवर में आके एंड हो रही है। अब मुझे फोर्थ पॉइंट पे बात करनी है, वो रावणा के लुक पे है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम उसे देखते हैं एक शॉल ओढ़े हुए, एक थोड़ा साधु टाइप का उसका वेश है। बट जैसे ही वो एंटर करता है दिखाते हैं कि वो प्रॉपर अघोरी स्टाइल, जहाँ उसकी दाढ़ी बड़ी है, कपड़े ज़्यादा पहने नहीं है, और वो वैसे सेना से लड़ाई कर रहा है कुबेर की। इसका मतलब ये है कि रावणा तब तक एक प्रॉपर साधु, एक प्रॉपर योगी की तरह जीता था, जिससे उसे वरदान मिला था कि उसको कोई मार नहीं सकता सिवाय एक इंसान के और सिवाय एक वानर के। और हमें ये भी पता चलता है जब वो अघोरी के गेटअप में आ रहा है, तो हमें ये पता भी है और ट्रेलर से भी ये रेफरेंस पता चल रहा है कि वो शिव जी का कितना बड़ा भक्त था। उसने शिव जी की तपस्या कर करके ही वरदान हासिल किया था कि वो अमर है। अब अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एक बार जस्ट इमेजिन करो कि हमें इस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि रावण का राज्य अभिषेक हो रहा है जब वो कुबेर को हरा देता है, और कुबेर आइडियली वाल्मीकि के रामायण के हिसाब से भाग जाता है, बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि रावण को नहीं हराया जा सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, रावण का राज्य अभिषेक हो रहा होता है, और राम का जिसका राज्य अभिषेक होने वाला होता है, उसे जस्ट उससे पहले वनवास का आगे मिल चुका होता है और वो वनवास के लिए निकल जाता है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जिसने छीना, जो हकदार भी नहीं था, उसको पेडेस्टल मिल जाता है, वो किंग बन जाता है, और जो डिजर्विंग था, जिसका तो हक था वहाँ बैठने का, उसको ये नहीं मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है कि भाई व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इन लाइफ। अभी अगला डिटेल देखो जिसमें मैं फिल्म मेकर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। आप ये एक फ़ोटो देखो, इसमें मुकुट दिखाया गया है रावण का। अब आप इसकी सिर्फ स्कीमेटिक्स देखो, इसका डिज़ाइन देखो। रावण एक राक्षस था, और पुराने ज़माने में यहाँ हर जगह हमने राक्षस को कैसे देखा है। उसके सींग होते हैं, उसके कान बड़े होते हैं, ये सब उन्होंने मुकुट में डिज़ाइन में लगाया हुआ है। मतलब कितना डिटेल ओरिएंटेड उन्होंने राक्षस की तरह इसको पोर्ट्रे किया है। बियर्ड एंड ऑल तो हर मूवीज़ में दिखाया गया है, बट जो मुकुट का डिज़ाइन इन लोगों ने किया है, क्लियरली हमको दूर से पता चल रहा है ये राक्षस है। हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है क्या स्टोरी है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए, मूवी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपने वो उड़ता हुआ हाथी तो देखा, उसका नाम ऐरावत है। अब मैं बात करता हूँ हो क्या रहा है। आप ये ट्रेलर का क्लिप्स देखो, ये था रामा के ग्लिम्स में, और अभी आप इसको देखो, ये है नए ट्रेलर का ग्लिम्स। अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि
दोनों, पहला वाला एआई जैसा लग रहा है, इन्होंने मेकर्स ने बहुत बेटर वर्क करके इसको बहुत रियलिस्टिक बनाया हुआ है। सो अब चलते हैं स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली ये, जैसे आपने वो सीन देखा था जहाँ सुमाली आरंभ करता है उस युद्ध का, वो बेसिकली स्वर्ग लोक के लिए युद्ध हो रहा है इंद्रदेव और रावण के बीच में। सो हाथी उनका पेट था इंद्रदेव का, वो उनका वाहन है। और आपने देखा कैसे रावण ने उसको जंप मार के, उसको मुक्का मार के गिरा दिया था, बट वो पूरी सही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अगर हम चलें तो जो उसके 4 टस्क हैं ऐरावत के, वो रावण के अंदर पूरी तरीके से परफोरेट कर देता है और रावण बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और उससे उसका बेटा, रावण का बेटा मेघनाथ, वो उसे बचाता है, छल कपट करके वो इंद्रदेव को हरा देता है और उसे लंका ले जाता है कैद करके। इसलिए मेघनाथ का नाम आगे जाके इंद्रजीत भी बन जाता है। अब आपने एक और सीन में उसमें देखा होगा कि बिकॉज इंद्रदेव गॉड ऑफ लाइटनिंग माने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी लाइटनिंग का अटैक किया होता है, जो 2 ब्लेड्स से रावण उसको जोड़ के उसको रोक देता है। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक है कि कैसे उन्होंने उनके पावर्स का भी प्रॉपर उपयोग दिखाया है। और ये सीन और स्पेशली ये पूरा सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये इसी में उनको क्रिटिसिज्म मिला था जब उन्होंने टीजर निकाला था कि ये बहुत वीक है, बहुत एआई जनरेटेड है, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। एंड ऐरावत का डिज़ाइन, आई मीन इट वॉज सो फंटेबुलस, लाइक क्या डिज़ाइन किया है उसको। स्पेशली जब ऐरावत को दिखाया जाता है कि इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैमथ्स ऑफ आवर यूनिवर्स, तो आई रियली लव द डिज़ाइन एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ये सीन कब आएगा मूवी में। अब इस सीन पे देखिए, इसमें आपको विष्णु जी दिखाई दे रहे हैं और सारे देवताज उनके पास जाते हैं और उनसे प्लीड करते हैं कि प्लीज़ हमें रावण से बचाएं। और इसीलिए वो जन्म लेते हैं और वो राम के रूप में आते हैं। ये बोला जाता है कि दशरथ के चारों बेटे विष्णु का अवतार हैं, बट राम उसके आइडियल अवतार है। अब उसमें कॉन्टेक्स्ट ये है पूरा कि ये सीन बहुत स्टैटिक लग रहा है, बिकॉज उन्होंने विष्णु जी के लिप मूवमेंट्स नहीं दिखाए हैं, ना ही देवता की कोई मूवमेंट्स दिखाई हैं। सो अब आई डोंट नो इफ इट्स हाउ इट्स CGI, इट्स AI जनरेटेड क्या है, बट ये काफ़ी स्टैटिक है। मुझे थोड़ा अनश्योर हूँ कि मूवी में कैसे स्पैन आउट होगा, बट लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी कि मूवी में ये कितना ही रियलिस्टिक लग रहा है। अब मुझे बात करनी है, टेक्निकल बात है कि ये सेट डिज़ाइन कितना अच्छा कर रहे हैं। अब आपको मूवी में और ट्रेलर में पर्टिकुलरली 3 सेट्स दिखाए गए हैं। एक है अयोध्या, जिसका एरियल व्यू दिखाया गया है, वो मोस्टली CGI से ही बना हुआ है, सो उसमें इतनी डेप्थ नहीं है, बट वी कैन सी कि आर्किटेक्चर उस टाइम का कैसे। हमें कुबेर की लंका भी दिखाई गई है, हमें मिथिला जहाँ सीता का स्वयंवर होता है और जहाँ राम जी उनसे शादी करने जाते हैं, वो भी दिखाया गया। सभी सेट्स कितने अलग हैं। जैसे पहले हमने देखा वाइट एस्थेटिक्स, उसमें गोल्डन बॉर्डर, और इसमें हमने देखा कि मोर रेडिश शेड है, जिसमें मिथिला में जब वो स्वयंवर के लिए जाते हैं तो बहुत ही एस्थेटिक लाइटिंग और काफ़ी रेडिश शेड है। सो मेरे को इस चीज़ में काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने प्रॉपरली डिस्टिंग्विश किया उस टाइम के हिसाब से कि सारे किंगडम्स कैसे अलग दिखते होंगे। अब हम अगली डिटेल के बारे में बात करेंगे और ये डिटेल है मरीच के बारे में, जिसका रोल सौरभ सचदेवा प्ले करने वाले हैं। अब आप पूछोगे ये कौन है। अब हमने हमेशा सुना है कि राम जी एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर चले जाते हैं सीता जी से, और फिर धीरे धीरे लक्ष्मण को भी उनके पास जाना पड़ता है। वो एक्चुअली मरीच था, वो एक शेप शिफ्टर था, वो इल्यूजन में मास्टर था, और कहीं ट्रेडिशन में यह माना जाता है कि वो रावण का अंकल था और उसे रावण ने ही भेजा था शेप शिफ्ट करके उतना सुंदर बन के कि वो अट्रैक्ट करके राम और लक्ष्मण को दूर ले जाए कि वो सीता का अपहरण कर सकते हैं। अब अगला सीन बहुत ही फैसिनेटिंग और ये मेरा फेवरेट सीन है पूरी ट्रेलर में। अभी आप देख रहे हो कि कैसे लक्ष्मण और राम जी विश्वामित्र जी के आगे बैठे हैं और वो एक तपस्या कर रहे हैं, और कैसे लक्ष्मण जी अपना हाथ जोड़ के उन्हें नमन कर रहे हैं। बट अभी इसकी हिस्टोरिकल रेफरेंस समझते हैं। सो माना जाता है कि उसी टाइम पे विश्वामित्र जी ने राम जी को बला और अति बला के मंत्र सिखाए थे, जो उन्हें आगे युद्ध में बहुत शक्तिशाली बना देता है। और इसी सीन का बहुत महत्व है इसलिए बिकॉज, और हमें ये दिखता है कि राम जी के अराउंड एक कमल की छवि उत्पन्न हो रही है, और इससे ही पता चलता है कि वो विष्णु के अवतार है, बिकॉज वो फ्लावर विष्णु जी का रेफरेंस देता है। अब आपने मिथिला का सेट तो देख लिया, अब उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस समझिए। सो राम जी वहाँ जाते हैं और वो शिव धनुष को उठाते हैं। अब शिव धनुष जैसे काफ़ी एंशिएंट ट्रेडिशंस में हमें पता है कि बो की कितनी वैल्यू होती है, कि बो हैवी होता है, लोगों से उठता नहीं है, बट राम जी उसे काफ़ी आसानी से उठा लेते हैं और वो फिर उसको बैठते हैं और उस पर रोप बांधते हैं, और रोप बांधते बांधते वो शिव धनुष टूट जाता है। उससे ही पता चलता है कि राम जी कितने शक्तिशाली हैं। अब पूरे इस रेफरेंस में हमें ये पता चलेगा, स्पेशली वाल्मीकि के रामायण में हम देखें कि राम जी को पता नहीं होता कि वो स्वयंवर में जा रहे हैं।
उन्हें सीता बताती है कि मेरे लिए ऐसा स्वयंवर हुआ था और किसी से ये धनुष नहीं उठा था। बट मूवी में क्या इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा कि उसको ऐसा हीरोइक दिखा के कि वो राम जी आके सबको वू कर जाते हैं और सीता जी का हाथ छीन लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट इन द मूवी। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे आते हैं। आपने ट्रेलर में ये देखा कि लक्ष्मण, जो रवि दुबे रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कैसे एक लक्ष्मण रेखा बनाई है। अब इसका वाल्मीकि रामायण में कोई रेफरेंस ही नहीं है, बट स्टोरीज चलती आई है और रामचरितमानस की टेलिंग से सब जगह ये फैल गई है कि लक्ष्मण रेखा नाम की कोई चीज़ है। बट जो ओरिजिनल वाल्मीकि की रामायण है उसमें कोई इसका रेफरेंस नहीं है। बट उसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो जब जाते हैं राम जी को ढूंढने के लिए, बिकॉज उन्हें काफ़ी देर हो गई होती है मरीच का पीछा करते करते, तो वो एक रेखा बना के जाते हैं कि सीता ना कोई अंदर आ सकता है ना सीता उसे क्रॉस कर सकती है। बट उसको ये बोलते हैं कि कोई भी कंडीशन में आप इसे क्रॉस मत करिएगा। बट सीता नहीं सुनती है, वो उसे क्रॉस कर जाती है और रावण तो ही उसका अपहरण कर सकता है। अगर सीता जी उनके पीछे रह गई होती उस रेखा के, तो कभी भी उनका अपहरण नहीं होता। अब हम आ गए लास्ट पॉइंट पे, और अब बिफोर मैं उसको बताऊं कि ये क्या पॉइंट है, आप एक बार ये सीन देखिए। अब ये जो बर्ड, इतना बड़ा बर्ड जो फ्लाई अराउंड कर रहा है, वो जटायु है। जटायु काफ़ी उम्र दराज था, बट वो बहुत शक्तिशाली था। उसने ऑलमोस्ट रोक दिया था रावण को सीता को ले जाने से पहले। उन्होंने उनका पूरा वाहन, जो उनका प्रॉपर एक कारनेज दिखाया गया कि वो कैसे ट्रैवल करते थे एक पैलेस के साथ, वो पूरा ब्रेक डाउन कर दिया था, रावण को बहुत जख्मी कर दिया था। बट और आपको सीन में ये भी दिखाया कि रावण उससे कैसे बाला फेंक के मारने की कोशिश करता है, बट रावण ने चालाकी से अपनी तलवार से उसके दोनों पंख काट दिए। अब वाल्मीकि रामायण में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसमें सिर्फ जटायु की स्टोरी है, बट हमें लगता है क्रिएटर्स ने बहुत क्रिएटिव एबिलिटी लेके उन्होंने ये दिखा दिया है कि कैसे उसकी पूरी आर्मी है। आप देखते हो कि वो पूरा सराउंडेड है बर्ड से। सो अब वो कितना हिस्टोरिकली करेक्ट है आई डोंट नो, बट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने से, और इससे पता चलता है कि ओल्ड जटायु भी इनफ था रावण को रोकने के लिए। सो अब ये वीडियो का एंड आ चुका है, बट ऐसे कैसे दोस्तों, आपको एक बोनस पॉइंट देके जाना ज़रूरी है। जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखा है उनके लिए एक और बोनस पॉइंट। अब आपने ट्रेलर में विवेक ओबरॉय को देखा होगा, अब आपको लग रहा होगा इसका क्या रोल है, क्या ये मेघनाथ का रोल कर रहा है, क्या कोई रावण के ब्रदर का रोल कर रहा है? नहीं, वो विद्युत का रोल कर रहा है। विद्युत शूर्पणखा का पति था और उसे रावण ने ही मारा था, और वही एक बैटल मुझे लगता है उन्होंने मूवी में दिखाई होगी कि रावण उसे कैसे मार देता है। इसलिए शूर्पणखा थोड़ी ज़्यादा एंग्री हो जाती है और फिर वो राम से मोहित हो जाती है, और उसके दुख के लिए रावण उससे बदला लेने जाता है। सो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू को नहीं पता होगा, बट मैंने रिसर्च की थी तो मुझे इसके बारे में पता चला, तो मुझे लगता है इसको मेरे को बोनस पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी ये लास्ट पॉइंट था। अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, एंड मैं आपका दोस्त भावेश, और ये मेरा चैनल आउट लाउड डेली बाय भावेश। मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे इस वीडियो को एंड करने की और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।